थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इतना विश्वसनीय मंच मुझे दिया। और चलते हैं आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है स्ट्रैटेजी सेशन की। आज ज्योग्राफी में हमें क्या होना चाहिए, सिविल सर्विसेज एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये मंच के माध्यम से मैं आपके बीच में क्या रखने वाला हूँ, मेरे यहाँ उपस्थित होने के बाद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में क्या और मिलने वाला है, वो सब चीज़ों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। वैसे बैकग्राउंड तो आपने देख लिया है, सपना अर्थात बनूंगी तो जरूर। वैसे हर व्यक्ति सपने जरूर देखता है, और वो जो बचपन में देखे गए सपने होते हैं ना, उन सपनों को बहुत ही कम लोग होते हैं जो पूरा कर पाते हैं। हम सभी से, मुझसे भी, आपसे भी, सभी से कभी ना कभी ये पूछा जरूर हो गया होगा बचपन में एक प्रश्न, वो था बड़े होके क्या बनोगे। और हम हमेशा उत्तर अलग अलग देते थे, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी कलेक्टर, कभी पायलट, साइंटिस्ट और ना जाने क्या क्या, डिप्टी कलेक्टर भी इसमें आपने कहा जरूर होगा। परंतु हर व्यक्ति के, हर विद्यार्थी के अंतरात्मा में एक भावना जरूर हमेशा होती है कि मुझे एक पोस्ट पानी है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। कलेक्टर हो सकते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर हो सकते हैं, डीएसपी हो सकते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ तो बनना है। और ये जो शब्द मैंने लिए हैं, इन्हें बोलने में मात्र 2 से 3 सेकंड ही मुझे लगे होंगे, पर जब इसकी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो इसकी तैयारी करने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाता है। और ये जो अधिकारी बनने का जो ये सपना है, वो केवल सोचने से कंप्लीट नहीं होता है। वैसे आप इसकी तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो आपको पता भी होगा, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए, उचित मार्गदर्शन चाहिए, और आवश्यकता है एक सही दिशा दिखाने वाले पथ प्रदर्शक की। और ये पथ प्रदर्शक जिस मंच के माध्यम से मैं खड़ा हूं आपके सामने, और ये विश्वसनीय मंच हमेशा आपके साथ है। बड़े सपने पूरे करने हो तो कठिनाई भी बड़ी होती है। सपना बड़ा ही होना चाहिए। अधिकारी बनने का जो सपना है, ये ऑप्शन नहीं, मैंडेटरी होना चाहिए। और इसी के लिए बस सपने देखना नहीं है, एक सटीक कार्य योजना बनाने की भी हमें बहुत जरूरत है। डीसी हो, डीएसपी बनने का सपना हो, ये लोगों को केवल बताना नहीं है कि मैं ये बनने वाला हूं। केवल डीसी और डीएसपी बन के नहीं दिखाना है भाई साहब, ये इसके लिए आपको कड़ी मेहनत लगातार करनी भी पड़ेगी। और जब आप ये मेहनत करने की शुरुआत सोच रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा नजर आती है। और इस सपने को पूरा करने के लिए जो ये स्टडी आईक्यू का ये रथ है, ये रथ बिल्कुल आपके अब सामने खड़ा है। बस तलाश जो है, वो तलाश है उस अर्जुन की जो इस रथ के में सवार होकर अपनी सफलता के परचम गाड़ने वाला है। देश की सेवा करना, जन कल्याण करना हो तो एमपीपीएससी से अच्छा अवसर राज्य में मिल नहीं सकता। अब जब आपकी प्रतिभा है तो उसको उभारने का काम भी एक अच्छी संस्था कर सकती है। बिल्कुल आप मेहनत करते हैं, निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उन्नति का जो अवसर है, एमपीपीएससी एस्पिरेंट से जब भी पूछा जाता है कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है, तो भाई जवाब यही होता है, वैसे बहुत सारी पोस्टें पर जवाब हमेशा यही होता है कि सर डीसी बनना है, डीएसपी बनना है। तो भाई जब आप डीसी और डीएसपी बनने का सोच ही रहे हैं तो भाई पहले होता था कि गाड़ी है, बत्ती लगी हुई है, बट अब बत्ती तो चले गई है, पर औदा जो बचपन से जो ख्वाहिश थी वो आज भी वही जिंदा नजर आती है। तो एक बार आंख बंद करके एक बार सोचिएगा कि आपके सामने ये जो आपकी भविष्य की गाड़ी खड़ी है, जिस पर आप ही विराजित होंगे, आपके नाम की होगी, डीसी लिखा होगा, डीएसपी लिखा होगा। और एक बार सोच कर देखिए, आपके माता पिता इस गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए, उसको फील करके देखिए। ये दिखाने से नहीं होगा, ये फील करने से होगा। और कलाम साहब ने भी कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सपने आपको सोने नहीं देते हैं। तो देखते रहिए सपने, क्योंकि साकार भी तो आपको ही करना है, और अपने अंदर जुनून और जज्बे को जगाकर रखना है, तभी आप ये डीसी और डीएसपी बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। कोई देरी नहीं हुई है। कई बार होता है कि सर इतने सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं फिर से कहूंगा, कोई देरी नहीं हुई है मेरे प्यारे भावी अधिकारियों। कहा भी जाता है जब जागो तभी सवेरा, तो ये सवेरा बिल्कुल आपके लिए ही तैयार खड़ा है। वैसे ये शब्द भंवर कुआं, भोला राम हर व्यक्ति जानता है, पर मैं कई बार ये प्रश्न इस 12 साल के अनुभव में पूछे गए, क्या सर भंवर कुआं इंदौर आने की ही ज़रूरत है कि घर से भी तैयारी हो सकती है? तो मैं बस यही कहूँगा कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ से भी इसकी तैयारी हो सकती है। इंदौर आना हो या किसी भी जगह जाके पढ़ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इच्छा शक्ति, अपने अंदर की प्रबल इच्छा। यदि वो इच्छा है तो सब कुछ है।
और जब कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा होता है तो भंवर कुआं हो, भोला राम उस्ताद हो, ये किसी भी व्यक्ति से अछूता नहीं है। यहाँ स्टूडेंट की भीड़ है, रहने सहना है, कंपटीशन है, खाना पीना है। कब आप इस भंवर कुआं के भंवर में फंस जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पर याद रखिएगा, आप हैं भावी अर्जुन। वो अर्जुन था जो चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया करते थे, बट अब आपको उसके कोरोना रेटिना तक जाना होगा। तो लक्ष्य से दिग्भ्रमित नहीं होना है। आपको सारथी के रूप में पूरा स्टडी आईक्यू परिवार जो है ये आपके साथ है। बस आपके लगन की जरूरत है, रेगुलरिटी की आपकी जरूरत है। तो करना क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि करें क्या सर? तो कम से कम 2 साल, मैंने फिर से बोला, कम से कम 2 साल आपको वनवास के रूपी एमपीपीएससी का अध्ययन के लिए देना पड़ेगा। और ये अध्ययन के लिए जब आप बैठ रहे होंगे तो बाकी जितनी मोह माया है आपको छोड़नी पड़ेगी। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो बस लगन के साथ इस कार्य के लिए लग जाइए। वैसे आप सब समझदार हैं, क्या छोड़ना है, आधुनिक मोह माया क्या होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरे भावी अधिकारी जब मैंने आपको कह दिया तो कुछ सोच के कहा होगा कि आप में वो गुण हैं, तभी आप वीडियो देख रहे हैं, तब आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो बस करना क्या है, थोड़ी सी दूरी बनानी है, बंद नहीं करना है, थोड़ी दूरी बना लेनी है, क्योंकि समय के साथ सोशल मीडिया में भी जुड़ना है। पर याद रखिएगा, मेहनत जो करते हैं उनको सफलता जरूर मिल जाती है। एक उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि सर कई बार पूछते हैं। तो एक उदाहरण है भाई, ताजमहल देखा आप सभी ने, फोटो में तो देखा होगा। तो भाई ताजमहल जो है आज जैसा है 2 साल बाद भी वैसा रहेगा, 10 साल बाद भी लगभग वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या आपके जाने से, आपके घूमने से क्या उसमें परिवर्तन आएगा? आंसर है नहीं। तो करना क्या है? नवदुर्गा में यदि गरबा खेलने इस बार नहीं गए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। सोच के देखो, इस बार आप जुगाड़मेंट के माध्यम से, इंडिया का ये बहुत वर्ड है जुगाड़, तो जुगाड़ के माध्यम से आप एंट्री लेने का प्रयास करते हैं। सोच कर देखिए, आपका सिलेक्शन ले लीजिए, आपके जिले, आपके गांव में चीफ गेस्ट बन के जाइएगा। क्या गर्व होगा वो माता पिता को जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आपके परिवार को क्या गर्व होगा, आपके माता पिता को, आपके शिक्षकों को, आपके जितने रिश्तेदार दोस्त हैं, सोचिए क्या गर्व होगा। आज तक माता पिता के नाम से आप जाने जाते थे, फिर गांव में जाने जाएंगे, भैया ये कलेक्टर साहब के, डिप्टी कलेक्टर साहब के माता पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं। उस फील के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। और यदि आपने इन बातों का ध्यान लिया, आपने इसे मजाक नहीं माना, तो याद रखिएगा ये लक्ष्मण रेखा है आपके लिए, और ये आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरत है। करें क्या? सबसे पहले ये काम करना है कि मैं नहीं कर सकती, आई कैन डू इट। ये कांट वाली चीजों को हटाना। एक अधिकारी वही होता है जो नहीं शब्द नहीं जानता, वो जानता है कि ये काम मुझे करके दिखाना है। और यदि आपने ये काम कर लिया तो सब कुछ सही है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जब आप तैयारी कर रहे हैं, अर्थात महाभारत लड़ने की जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हार नहीं मानना, और इसके लिए कांट जो शब्द है उस शब्द को हटाना है, और वही व्यक्ति अधिकारी बनेगा जो इस सत्य के साथ आगे बढ़ेगा। तो करने क्या? बी ऑन टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट है बी ऑन टाइम। रेगुलर रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई फ्यूल तो यही है, आपकी बॉडी है। यदि बॉडी साथ देगी तब जाके आपको ये 2 साल के रूपी जो आपने वनवास आगे बढ़ना है उसमें आप सफल हो पाएंगे। तो अपनी हॉबी को भी टाइम दीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के समय हॉबी पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सर आज 18 घंटे पढ़ लिया, कल पढ़ाई नहीं। रेगुलर पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि रेगुलरिटी है तो सब कुछ है। खुद को समय दीजिए, जितना आप खुद को समय देंगे उतने मजबूत आप हो जाएंगे। खाली समय में गाना गुनगुनाइए, जो भी आप क्रिएटिव करते हैं वो कामों के कीजिए, क्रिएटिविटी को मत छोड़िए। चूंकि मैं आपकी बात बिल्कुल देख रहा हूं, बट मैं अपनी पूरी बात आज रखता हूं, उसके बाद से कमेंट्स की बात मैं रेगुलरिटी में आपसे रखूंगा। पर आज मैं अपनी बात यहां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि भाई ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ सोचा है, आप उसे जिस भी रूप में मानते हैं, आपके जीवन वैसे ही है जैसे क्रिकेट मैच होता है। भारत क्रिकेट पसंदीदा देश है, इसलिए उदाहरण यही लेता हूं कि भाई ऐसा आपका जीवन है जैसे क्रिकेट मैच है। आपको मौका मिला है बैटिंग अपनी दिखाने का, बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिए। अपने जीवन की पारी जब आप खेलकर वापस लौट रहे होंगे तो दुनिया कहे कि क्या वाह, क्या जीवन इस व्यक्ति ने दिया था। आपका जीवन मिसाल बन जाए, कुछ इस तरह का काम करें।
तो ये था बेसिकली आज की क्या होना चाहिए अपने जीवन में। और आज की बात मैं कर देता हूं कि भाई आज जिस उद्देश्य के लिए यहां पर हम उपस्थित हुए, ये उद्देश्य बेसिकली यहां क्या दिखाई देता है। तो ये जो उद्देश्य मोटिव है आज के आने का, वो यही है कि एमपीपीएससी की परीक्षा का क्या मूल मंत्र है, क्या ढांचा दिखाई देता है, स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, बेसिकली प्रीलिम्स कैसा होता है, इसके कितने पेपर होते हैं, मेंस कैसे होते हैं, उसके 6 पेपर का क्या होता है, ज्योग्राफी भूगोल जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या 10 रीजन ऐसे माने जाएं सबसे मोस्ट प्रॉब्ली जिससे आपको ज्योग्राफी पसंद आपके लिए हो जाएगी, क्या इसे आसान बनाता है, क्या इसे कठिन बनाता है। कठिन तो कुछ भी नहीं बनाता है, बस पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहिए। और भूगोल की इसमें क्या रणनीति होती है, इस बारे में बात करते हैं। वैसे आपको ये सभी चीजें पता है, बट आज चूंकि ओवरव्यू देना है तो एक छोटी सी बात रखकर इसे मैं ज्योग्राफी की ओर लेकर चलता हूं। 3 स्टेज होती है। फर्स्ट होती है प्राइम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे मिलते हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग को भी शामिल कर दिया गया है। फिर होता है मुख्य परीक्षा, मेंस होती है, 6 पेपर होते हैं, 1500 वर्ड जो अंक है, 1500 अंक है, इसकी बात है। इसमें 185 अंक इंटरव्यू के जोड़ते हैं, इट मीन्स टोटल हो जाते हैं 1685 में टोटल मार्क्स हो जाते हैं। इंटरव्यू मैंने आपको बता ही दिया कि 185 मार्क्स का ये होता है, पर जो अंतिम चयन होता है वो केवल और केवल मेंस और इंटरव्यू के नंबर के बेस पे होता है। जो प्रीलिम्स होता है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग बेस पर नजर आता है। जो पेपर नंबर 1 होता है ये जनरल स्टडीज का पेपर होता है, 3 घंटे होते हैं। अब 300 अंक का 300 मार्क्स का ये पेपर है, 100 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। एक करेक्ट क्वेश्चन होने पर 3 मार्क आपको मिलेंगे। वहीं यदि आपने किसी तरह से आपने गलत कर दिया, वो होना नहीं चाहिए, तो 1 मार्क आपके यहां से कटने वाले हैं। बहुत सारे 10 यूनिट हैं, उन 10 यूनिट को आपको बहुत अच्छे से घोंट कर पी लेना है, जिसके लिए पूरी की पूरी आज टीम, मैं भी आपको बताऊंगा भी कि वो टीम कौन सी है जो आपके साथ आपके इस रण में शामिल होने वाली है। ये पूरी टीम आपके साथ यहां होगी। वहीं पर यदि हम सेकंड पेपर की बात करें, जनरल एप्टीट्यूड, सीसेट इसे आप कह सकते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इसे कह सकते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। इसमें तर्क शक्ति है, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात है, बोधगम्यता है, संचार कौशल है, ये 10th लेवल की हिंदी भाषा भी इसमें शामिल होती है। बट एक चीज याद रखना है, ये केवल क्वालिफाइंग लेवल का होता है। नंबर हमें बेसिकली इसको क्वालिफाई करना है, और यहां जो मैक्स क्वेश्चन है वो आपको सही करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का सिलेबस देखने में तो बड़ा वटवृक्ष की जैसे विशाल नजर आता है, बट है उतना कठिन नहीं। हाँ, विशाल है पर कठिन नहीं है। यदि हम एक साथ मिलकर चलेंगे तो आपके लिए ये जो रणनीति है ये बहुत आसान होने वाली है। मेरा नेट जीआरएफ क्वालिफाइड ज्योग्राफी तक का मेरा पूरा आधार है, मैंने इंटरव्यू भी इसमें माध्यम में दिए हैं। तो मैं आपकी इस रणनीति में आपके सफल बनाने में बिल्कुल पथ प्रदर्शक के रूप में आपके साथ रहूंगा। इसमें माउंटेन्स हो, हिल्स हो, प्लेट्यूज हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, क्लाइमेटिक कंडीशन एल नीनो हो, ला नीनो हो, सदर्न ऑसिलेशन हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो, इसमें फॉरेस्ट हो, मिनरल हो, वाटर हो, क्रॉप्स की बात हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात यहाँ हो, एनर्जी की बात हो, यहाँ डिजास्टर हो जिसमें साइक्लोन बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, और पॉपुलेशन की बात हो। वैसे हम सभी के परिवारों की असीम कृपा से हम दुनिया में नंबर 1 है, तो उसको भी पढ़ना है कि भाई हम क्यों नंबर 1 है, उसका कैसे करके हम पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं, इस पे इसमें बात करेंगे। वहीं पर यदि हम मध्य प्रदेश एमपी की ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग वही सिलेबस, सॉइल को ले लें, क्रॉप को ले लें, एनर्जी को ले लें, इंडस्ट्रीज को ले लें, पॉपुलेशन को ले लें। इट मीन्स वर्ल्ड की, यदि इंडिया की यदि हम पॉपुलेशन को यदि अच्छे से समझते हैं तो एमपी भी वहीं से इसे कनेक्ट हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एमपी के ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी को मिला दें तो लगभग 20-25 क्वेश्चन आसानी से यहां पर कनेक्ट हो जाते हैं। यदि हम मेंस की बात यहां पर करते हैं तो मेंस में यदि हम देखें तो टोटल पेपर 6 होते हैं। यदि पेपर 1 की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन आप पहले दिन जाते हैं, आपको जैसे जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे होते हैं तो भाई दिल तो धक धक करता है, और पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि पहला दिन सही हो गया तो बाकी दिन अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलकर दोनों ही अपने आप में बहुत विशाल हैं, और ये मिलकर पेपर 1 बनाते हैं। हर जो पार्ट है वो 150 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर में पॉलिटी और सोशियोलॉजी की बात है, थर्ड में इकोनॉमी और साइंस की बात है, फोर्थ पेपर की यदि हम बात करें तो ई शिप की बात है, फिलोसफी वाला पार्ट यहाँ दिखाई देता है। पेपर 5 में जनरल हिंदी और ग्रामर की बात है, और पेपर 6 ऐसे और आंसर और निबंध राइटिंग या फॉर्मेट राइटिंग के ऊपर दिखाई देता है। तो ये टोटल मिलकर 6 पेपर मिलकर 1500 अंक टोटल बन जाते हैं, और इंटरव्यू
जो आपका बहुत अच्छा जाएगा यदि आपने खुद के ऊपर काम किया। तब खुद के ऊपर काम कीजिए, इंटरव्यू के ऊपर अभी से सोचिए, आप अभी से अपने अंदर वो गुण लाइए। ऐसा नहीं है कि जब रिजल्ट आ गया मेंस का उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हैं उस दिन से होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आंख ऊपर देखकर चल रहे हैं और नीचे गटर में गिर गए। इसका अर्थ है फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, दिखावा नहीं आना चाहिए। बस यदि आपने ये कर लिया तो 185 मार्क्स है, इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और इसमें पूरा स्टडी IQ ये परिवार जो है ये आपके लिए बिल्कुल खड़ा मिलेगा। तो करें क्या? क्योंकि अधिकारी आप बनने वाले हैं और आज की डेट में मैं आपको कह सकता हूं भावी अधिकारी। यदि आप MPPSC सिविल सर्विसेज में ज्योग्राफी, जो मेरा सब्जेक्ट रहा है, मेरे ब्लड में ज्योग्राफी चलता है, तो यदि आप इसको सबसे मजबूत विषय बनाना चाहते हैं तो एक ही चीज याद रखनी है, ज्योग्राफी रटना नहीं है भाई। उसके जो मेजर कंपोनेंट है वो तो याद करने पड़ेंगे, बट जो विजन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे रटना नहीं है, इसे समझना है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, 3 सवाल जरूर पूछना अपने आप से, ये कहां है भाई साहब, कहां है, ये क्यों हो रही है घटना और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। यदि आपने ये निकाल लिया तो प्रीलिम्स तो ऐसे ही निकलना है, मेंस में भी आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसके माध्यम से आप ज्योग्राफी कभी नहीं भूलेंगे। ज्योग्राफी कैसा है तो आपको करना क्या है, मैप्स पर फोकस्ड कीजिए। क्योंकि यदि मैप्स हैं आपके दिमाग में, यदि मैप बना हुआ है, मैप छप गया है, तो कॉन्सेप्ट बनेगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। करंट अफेयर्स को जरूर पढ़िए, क्योंकि करंट की चीजों को भी अब MPPSC पूछ रहा है और यदि आपने अपने आंसर राइटिंग में, मेंस में यदि आपने इन चीजों को ऐड कर लिया तो आप समझ जाइए कि आप एक बार में ही सफलता को छूने वाले हैं। तो 3 चीज जरूर याद रखिएगा। कहां है, बेसिकली उसका लोकेशन का, ज्योग्राफी की बात होगी तो लोकेशन तो आएगा। दूसरा है इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट कहां है, तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में। भाई वर्षा, रेनफॉल कम क्यों होती है, क्योंकि अरावली बिल्कुल खड़ा हुआ है। इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वही उस पे वर्षा कम करने में सहायक है। अब जब लोकेशन ऐसी है तो डेजर्टिक कंडीशन है तो एग्रीकल्चर कम होगा, एग्रीकल्चर कम होगा भाई, खाने पीने की चीजें नहीं होगी तो पॉपुलेशन भी कम होगा। ये बात अलग है कि दुनिया में सबसे डेंस डेजर्ट थार का डेजर्ट ही है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ही है। बट भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें 3 चीज जरूर याद रखनी है, लोकेशन, उसका रीजन क्या है और उसका इस एरिया में इंपैक्ट क्या पड़ता है, उस पर प्रभाव क्या पड़ता है। यदि आपने ये पकड़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा। अब ऐसी चीजें जो करंट से ज्योग्राफी के सिलेबस में आती हुई हमें नजर आती हैं, अब ये क्या चीजें हैं भाई, तो करंट अफेयर को ज्योग्राफी से कनेक्ट करना है, चाहे इंट्रो हो या कंक्लूजन हो, प्रस्तावना लिखनी हो या निष्कर्ष लिखना हो। एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आए हैं, जिसमें सबसे पहले चक्रवात, साइक्लोन अलग से सिलेबस में दिया हुआ, तो ये आएगा ही आएगा। फ्लड, बाढ़ के बारे में, सूखे के बारे में, एल नीनो के बारे में, ला नीनो के बारे में, और पृथ्वी खुद भी और मानव के कारण भी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस टॉपिक को जोड़ा गया है जो करंट से कनेक्टेड है। और यदि आपने अच्छी पकड़ बना ली, मंथली मैगजीन पर डिपेंड रहना है, बट यदि आप डेली चीजें को करंट में पढ़ रहे हैं तो आपको, जब आप मंथली PD पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारे पुराने लोग बताते हैं कि सर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो भाई साहब सिलेबस समय के साथ बदला है। अब डिटेल लिखने में नहीं, फ्लोचार्ट बेस्ड हो गई है। एक चीज याद रखिएगा, जो आज कंटेंट है वो फ्लोचार्ट बेस्ड हो गया है, अर्थात आपको कम शब्दों में ज्यादा अच्छा इंप्रेशन अपनी कॉपी में दिखाना है, और यदि आपने ये दिखा दिया तो सब कुछ हो जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं, ज्योग्राफी का ही है, नॉर्मल सी बात करते हैं, कॉजेज और इफेक्ट की बात करते हैं, कारण और परिणाम की बात कर लेते हैं। जैसे जो अभी सीजन चल रहा है, हाई गर्मी वाला चल रहा है, तो ये हाई गर्मी वाला जो सीजन है, इसी से उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अभी क्या चल रही है, गर्मी चल रही है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर बनेगा तो उसका उस एरिया में, उस क्षेत्र में क्या बनेगा, निम्न दाब बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो याद रख लो भाई कि जब भी गर्मी आती है तो लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है तो हवाएं जल क्षेत्र से स्थल क्षेत्र की ओर, वाटर बॉडी से लैंडमास की ओर आगे कन्वर्ट होती है, समुद्र से हवा स्थल की ओर चलती है, इसे सी ब्रीज कहते हैं, इसे समुद्र समीर कहते हैं। और ये जब आगे बढ़ती है तो उस एरिया में जहां गर्मी थी, भविष्य में उसी जगह पे आकर वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो वर्षा
उस क्षेत्र में नमी की स्थिति अर्थात उस क्षेत्र का जो तापमान है उसे गिरा देती है। अब इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते थे और फ्लोचार्ट में भी लिख सकते थे। कहने का आशय है कि आपको विजन समझना होगा, और जब आप अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, एक होता है मेन नोट, एक होता है शॉर्ट नोट, तो जब आखिरी समय चल रहा होता है तो फुल डिटेल नोट काम नहीं आता, वहां शॉर्ट नोट काम आता है। और शॉर्ट नोट में ऐसा यदि आपने लिख दिया तो 7 मार्कर इसको वाक्य बनाना बहुत आसान हो जाएगा और आपकी सफलता एक बार में सुनिश्चित हो जाएगी। अब विद्यार्थियों के अलग अलग प्रश्न होते हैं, मेरे भावी अधिकारियों के जो अधिकारी बनने वाले हैं उन्हीं पे बेस्ड आज पूरा मैंने एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब बार बार बोलते सर मैपिंग कैसे पढ़ें, सर क्या अलग से कुछ ले लें? तो भाई साहब, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हम इसे कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको यह पता है कि ओरिजिनेट अमरकंटक से होती है, पुष्पराजगढ़ तहसील से होती है, कहां ड्रेन होती, कहां गिरती है, तो अरेबियन सी में जाकर गिरती है, कितने जिलों से जाकर गिरती है, आपने सब रट्टा मार लिया है। तो क्यों ना हम उसे क्या कर लें, एक तरह से मैप बना दें और मैप में ही उसे पूरा प्रेजेंट कर लें कि भैया कौन सी मेजर रिवर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाती है, ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां कौन सी हैं, बांध डैम्स कौन से बने हैं। और यदि हमने उसे एक ही मैप में बना दिया तो इसके बाद देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जो मैप है ये आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, जबकि विजुअल मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो यही करना है, यही टॉपर करते हो, यही आपको करना है। अब उसके बाद बारी आती है कि साहब डायग्राम तो बना दिए सर, फ्लो चार्ट भी हमने बना लिए, पर इसे डायग्राम से कैसे पढ़ें? तो भाई जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है, प्रोसेस बनाते हैं, तो डायग्राम जरूर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, वॉल्केनो ज्वालामुखी की बात करें, वाटर साइकिल्स की यदि हम बात करते हैं, रिवर फ्लो रिवर सिस्टम की बात करते हैं, माउंटेन्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं, नदी निर्माण हो, जलचक्र हो, ज्वालामुखी हो, कोई भी चीज हो, ये पढ़ना नहीं है, इसे स्ट्रक्चर भी करना है। इनमें से जो चीज लिखने की है वो लिखिए, और जो चीज चित्र या फ्लो चार्ट से समझाई जा सकती है उसे उस माध्यम से समझाया जाए। ये बेस्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है चलिए देखते हैं। जैसे धरती के अंदर होता है मैग्मा, और धरती के जब बाहर क्रिस्ट को तोड़कर आता है तब बनता है लावा। तो यहां पर देखिए कि ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा क्या कर रहा है, किसी प्लेट को अंदर की ओर धकेल रहा है, किसी प्लेट को एक दूसरे के विपरीत दिशा में धकेल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए ये जो चक्रीय गति कर रहा है ये मैग्मा, इस मैग्मा के चक्रीय गति करने से ये जो दो प्लेटें हैं, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ये होगा तो क्या होगा भाई, तो जब प्लेटें दूर जाएंगी तो भाई कहीं ना कहीं पास आएगी, और जो भारी प्लेट होगी वो अंदर की दिशा में मूवमेंट करेगी, और जब अंदर की दिशा में मूवमेंट करेगी तो अंदर का मैग्मा, इसके जो हल्के पदार्थ हैं, जैसे गुब्बारे को पानी के नीचे छोड़ दिया जाए तो वो समय के साथ हल्का होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो इसके अवसाद भी समय के साथ क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे, और जब ऊपर की ओर आएंगे तो इससे होगा क्या, आप जानते ही हैं कि डायरेक्ट इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो ज्वालामुखी के रूप में होगा। तो इस प्रक्रिया को यदि हमने देख लिया तो देखने का रूप यदि आपने समझ लिया तो आप जीवन में इसे कभी नहीं भूलने वाले। तो ज्योग्राफी को हम ऐसे ही, जो इंटरेस्ट आज आपका जागा है, जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन भी सेम इंटरेस्ट के साथ वो क्लास खत्म होगी, ये मेरा वादा है। ये 12 साल के अनुभव के साथ मैं आपको बोलता हूं, जिस स्माइल के साथ आज क्लास शुरू की है और आखिरी क्लास भी वैसे ही स्माइल के साथ, आपकी स्माइल के साथ इसे खत्म करेंगे। ये इस विश्वसनीय मंच में मैं आपके कहता हूं। तो भाई आगे मैप बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, और यदि ज्योग्राफी में आपने हर टॉपिक में यदि ऐसा विजुअलाइजेशन कर लिया, मैप बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, तो बस आप समझ लीजिए कि कल्याण होने वाला, अर्थात सिलेक्शन मिलने वाला है। जो बचपन में देखा गया सपना था वो पूरा होने वाला है। जैसे आजकल हम इंटरनेशनल घटनाओं को पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर में आती भी हैं, इजराइल, ईरान, अमेरिका हमला, भारत में मिसाइलें गिरा रहे हैं, तो ये पढ़ना बस नहीं है, क्या करना है, अब ज्योग्राफी के एंगल से सोचिए। न्यूज़ सुन लिया, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं पर टेंशन चल रही है, कहीं पर सी रूट को ब्रेक किया जा रहा है, तो जब नाम बार बार आप सुन रहे हैं तो जो एग्जामिनर हैं, जो पेपर सेट कर रहे हैं, वो भी तो सुन रहे हैं।
तो करना क्या है, करना यही है भाई कि सुनोगे तो भूल जाओगे। तो क्या करना है, एमपीपीएससी एक अच्छा स्प्रिंट जो होगा वो इन मैपों को अपने दिमाग में सेव कर लेगा। किताबें खोलने, किताबें पढ़ लेने से सिलेक्शन अब नहीं होता। आपके दिमाग में क्या है, आप फाइनल एग्जाम डे पर अपने मेमोरी में क्या लेकर गए हैं, यह बहुत मैटर करता है। तो ज्योग्राफी का यही पहला नियम है, जो दिखता है वो याद रहता है, जो समाचार में चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी ये बन जाता है। अब जो ये विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों से बार बार यही क्वेश्चन होता है, भैया ईरान कहाँ है, ईरान की टेरिटरी किससे लगी हुई है, इजराइल कहाँ है, इजराइल समुद्र से लगा है कि नहीं लगा है, कौन से स्ट्रेट से लगा है जहां पर जो अभी ट्रेड रूट है वो बाधित हो रहा है। तो मैपिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है, और यदि आपने ये मैपिंग कर ली तो सब कुछ सही हो गया। ट्रेड जो रूट्स हैं, जो व्यापारिक मार्ग हैं, वो कहां हैं, कैसे हैं, क्या किसी चीज से प्रभावित हैं, यदि आपने ये डायग्राम के माध्यम से पढ़ लिया तो याद रहेगा। पैराग्राफ में करेंगे तो थकावट होगी, भूल सकते हैं, पर एक बार यदि चित्र देख लिया तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। चाहे एक सिंपल सा डायग्राम आपने क्यों ना बनाया हो, वो फटाक से आप समझ जाएंगे। इसलिए टॉपर्स पढ़ते कम हैं, विजुलाइज ज्यादा करते हैं, बस वही करना है। चलिए एक उदाहरण बता देते हैं। कमेंट कीजिएगा ये किस मूवी का सीन है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके बिल्कुल उत्तर देखूंगा। बट मैं आपसे बोलता हूं ये किस मूवी का सीन है, तो आपने बताएंगे कि ये बाहुबली मूवी का सीन दिखाई देता है। इसमें ये बाहुबली है और ये कटप्पा है, तो बाहुबली ने कटप्पा को मार दिया था, यही था। अच्छा उल्टा है, क्या है, कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, आगे से पेट में मार दिया था। नहीं, कहां मारा था, तो बाहुबली को कटप्पा ने पीछे से मारा था। ये आज तक आपको कैसे याद है? ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको याद रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा? क्यों मारा वो एक विषय अलग है, बट याद था ना कि पीछे से मारा। इसका कारण है कि जब आप कुछ चीज को विजुलाइज कर लेते हैं, यदि आप किसी चीज को देखे होते हैं तो वो आपको याद लंबे समय तक रहता है। वहीं पर यदि किसी किताब में निष्कर्ष में लिखा दिया जाता कि कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से मारा था, तो शायद आपको कभी याद भी नहीं रहता। तो भाई ज्योग्राफी को क्या करना है, इंटरलिंक करना है, कनेक्ट करना है। एनवायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर हो, एग्रीकल्चर हो, खुद का ज्योग्राफी हो, यदि आपने इसे कनेक्ट कर लिया तो सब कुछ होने वाला है। तो बस आज से लग जाना है, बस इस चीज के लिए आप जुड़ जाइए। पूरी टीम आपके साथ यहां पर खड़ी हुई है। तो आपके लिए आज क्या खास है? अब मैं आपका SRK सर इस विश्वसनीय मंच पर, स्टडी IQ MPPSC के इस मंच पर आपके साथ रेगुलर मोड पे आपके साथ रहूंगा। तो मैं आपके साथ यहां उपस्थित हूं, तो आपके लिए ऐसा विशेष खास क्या होने वाला है, चलिए आपसे बात करते हैं। चूंकि अब मैं यहां पर आपके साथ हूं तो मेरी पूरी टीम भी यहां पर आपके साथ है, और इसमें आपको अब जो बेस तैयारी, चूंकि आधार जितना महत्वपूर्ण है, बिल्डिंग कितनी भी ऊंची खड़ी करनी हो, यदि आधार अच्छा नहीं रहा तो कुछ अच्छा नहीं है। तो आपके लिए फ्री NCERT कोर्स MPPSC के लिए डिजाइन किया गया कि आप इसे पढ़िए। चूंकि जब आप रेगुलर क्लास में होते हैं तो कुछ वर्ड्स आप मिस कर जाते हैं, उसमें बेसिक बारीकियों की जो जान है वो पूरे इस NCERT बैच में आपको मिलने वाली है। मैं तो यहां हुई, बट हमारे साथ पूरे एक से एक रणनीतिकार यहां पर हैं। वैसे आप सभी से परिचित हैं, पवन सर हो, मुक्तक सर हो, अमित सर हो, अंशुल सर हो, सौरभ यादव सर हो, मैं हूं, रजत सर हैं, हरी सर हैं और गौरव सर हैं। ये पूरी की पूरी टीम आपके साथ यहां उपस्थित है, और भी अच्छे अच्छे विश्वसनीय शिक्षक आपके साथ रहेंगे और जुड़ते रहेंगे इस कारवां में। तो बस जुड़ जाना है, हुंकार भर देना है। तो ये जो आप भावी अधिकारी हैं, इस भावी शब्द को हटाने के लिए हम प्रयासरत हैं। आप तो मेहनत करेंगे ही, हम भी आपके साथ उतनी ही आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। तो भावी अधिकारियों से अधिकारी बनने के लिए हम आपके लिए और क्या करने वाले हैं? अध्ययन तो आप कर ही रहे हैं, स्टडी तो आप कर ही रहे हैं, पेशेंस रखिएगा, कंटिन्यूटी रखिएगा और अनुशासन रखिएगा। यदि आपने ये रख लिया तो ये जो अधिकारियों वाला जो ये दरवाजा है, ये दरवाजा आपके लिए तुरंत खुलने वाला है। इसके अलावा NCERT बैच जो है वो तो आपके लिए निःशुल्क उपस्थित हो ही गया है, बट और क्या कर रही है स्टडी IQ का ये जो परिवार है, ये आपके लिए और क्या क्या चीजें लेकर आया है, चलिए इस पे भी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है आरंभ बैच। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए विशेष डिजाइन है। इसमें प्री हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो। ये लाइव
सेशन इसमें होने वाले हैं। फाउंडेशन जून बैच ही आपके लिए होने वाला है, और याद रखिएगा एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 23 जून होने वाली है। तो बस इसके लिए लगे रहिए फटाफट। तो ये आरंभ बैच है जो प्री मेंस और इंटरव्यू इंटीग्रेटेड एंगल पर पूरा आपके लिए चलने वाला है। इसके अलावा फिर है सृजन बैच जो है 6.0 लेटेस्ट बैच है, एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच होने वाला है। बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम का बैच होने वाला है। इसकी भी लास्ट डेट जो है वो 23 जून है, अर्थात एडमिशन इस दिन क्लोज हो जाएंगे। तो क्लोज होने का इंतजार नहीं करना है, हमें तो फटाफट आगे बढ़ना है। और जब आज आप जुड़ गए हैं, जब आप आज कनेक्ट हो चुके हैं, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए बस अब आपकी बारी है, बस क्लिक करना है और आगे की ओर बढ़ते चलना है। इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी 2028 तक के लिए टारगेट करना चाहते हैं तो ये निश्चय बैच है जो 3 ईयर का लाइव फाउंडेशन प्रोग्राम यहां पर होने वाला है। पूरी रणनीति यहां पर इस बैच में 3 ईयर का जो प्रोग्राम होता है ये फुल डिटेल प्रोग्राम होता है। इसमें समय की कोई कमी नहीं होती, एक से एक चीज इस बैच में इंक्लूड ऐड की जाती है। और याद रखिएगा इसकी जो डेट है वो 17 जून रखी गई है लास्ट। तो याद रखिएगा ये बैच 17 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो जुड़िए और इस कारवां को लेकर आगे चलते हैं। इसके अलावा जो ये आलेखन बैच है ये मेंस के आंसर राइटिंग के बेस्ड ये बैच होने वाला है। पूरी की पूरी टीम जो आपके सामने है, ये पूरी की पूरी टीम आपके सामने होगी, और इसकी जो लास्ट डेट है ये है, आप याद रखिएगा 30 जून रखी गई। तो जुड़ना है, फटाफट काम करना है। जब करना ही है तो फिर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो रेगुलर जब मैं क्लास ले ही रहूंगा, आंसर राइटिंग आपके लिए होगा। आपको यहां तो हम पढ़ाएंगे, आपसे लिखवाएंगे। कुछ मॉडल आंसर जो हैं वो आपको ऐसे इंटरेक्टिव मोड पे हम और भी ऐड करूंगा मैं कि भाई ये चीजें करिए, ऐसा लिखते तो इसमें और अच्छा नंबर हो सकता था, जैसे यहां चक्रवात के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई देता है। इसके अलावा वैसे ही इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, तो सभी मीडियम के लिए चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, बस पढ़ते रहिए। और कहा भी गया है भाई उठो जागो और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका लक्ष्य जो सिविल सेवा में सिलेक्ट होने का है वो पूरा ना हो जाए। और स्वामी विवेकानंद साहब ने भी ये जरूर कहा है। तो बस हुंकार भरिए, लेट्स डू इट, जस्ट डू इट का नारा देते हैं और इसकी शुरुआत हम यहां पर करने वाले हैं। और क्या कर लें, तो इसके लिए आपको करना ये कि भाई स्टडी आईक्यू का जो एमपीपीएससी का ये जो टेलीग्राम चैनल है ये इसका QR है, आप इसे स्कैन कीजिए तो ये ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल में आप इनरोल हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप अलग से ज्योग्राफी के जो विजन्स हैं इसकी PDF से और भी नई नई तकनीकें, आंसर राइटिंग हो, चेक करना हो, जो भी चीजें आप यदि इसमें जोड़ना चाहते हैं तो ये पर्सनल SRK सर ज्योग्राफी के नाम से ये बनाया गया है टेलीग्राम में चैनल। आप इसे स्कैन कीजिए और आप जुड़िए, और पहले दिन से ही हम इसमें बहुत आगे अलग अलग चीजें जो आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें हम यहाँ लेकर चलेंगे। तो बस जो आज आप जुड़ गए हैं तो इस कारवां को और आगे लेकर चलना है। अधिक से अधिक लोगों को जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो भावी अधिकारियों को बिल्कुल इसे शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज का ये जो सेशन था यहीं आज इसे हम कंप्लीट करते हैं। वादा रहा आपके लिए सफलता में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी पूरी की पूरी टीम और मैं खुद आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल पथ प्रदर्शक के रूप में, आपके दोस्त भाई, बड़े भाई के रूप में आपके साथ रहूँगा। तो आज की क्लास का अंत यहीं पर करते हैं। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करना है और बचपन में देखे गए सपने को पूरा करना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।